नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एस सी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हिंदी रचनाओं का लेक्चर 16। तो इससे पहले हम 15 लेक्चर कर चुके हैं हिंदी रचनाओं के, जो भी उत्तराखंड के जो सिलेबस में हिंदी रचनाएँ हैं तो उनके 15 लेक्चर कर चुके हैं। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, तो इस पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर इसके अलावा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है जयशंकर प्रसाद की, और जयशंकर प्रसाद की वो रचनाएं जो एनसीईआरटी में है उनको हम स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि इनका जन्म होता है 1889 में, और जन्म कहाँ होता है? काशी में होता है। तो जन्म थोड़ा ध्यान रख लेना। और इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1937 में। इसके अलावा इनके कुछ उपनाम है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो इनके जो उपनाम है उनमें कलाधर, झारखंडी, छायावाद का ब्रह्मा, आधुनिक कविता के सुमेरु और युग प्रवर्तक। तो ये इनके कुछ उपनाम हैं। ये जो हिंदी साहित्य है उसके एक जाने माने रचनाकार रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके उपनाम में ध्यान रख लेना कौन कौन सा। कलाधर, झारखंडी, छायावाद का ब्रह्मा। देखो, छायावाद का जो ब्रह्मा है, छायावाद का विष्णु, छायावाद का महेश। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद को बोलते हैं छायावाद का ब्रह्मा। उसके बाद है आधुनिक कविता के सुमेरु, और फिर है युग प्रवर्तक। तो जो छायावाद का ब्रह्मा है ना, देखो इसको कैसे याद करना है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मतलब रचनाएं अगर याद नहीं भी हुई होंगी तो बेसिक तो पढ़ा होगा ना कि छायावाद का ब्रह्मा जैसे जयशंकर प्रसाद को बोलते हैं। छायावाद का जो विष्णु होता है, छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत को बोलते हैं, और छायावाद का जो महेश है वो बोलते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो अब इनमें ऐसा है कि देखो, ब्रह्मा जो थे, जब हम ब्रह्मा को देखते हैं तो उनकी कैसे इमेज आती है हमारे सामने। ब्रह्मा जैसे हम देखते थे ना टीवी में, जो नाटक आते थे तो उनमें देखता था कि ब्रह्मा जी जो हैं उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, 3 सिर है, इस तरीके से। तो सफ़ेद दाढ़ी किसका परिचायक होता है? तो सफ़ेद दाढ़ी मतलब एज में बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे। विष्णु को हमेशा देखते हैं हम, तो विष्णु हमेशा क्या दिखते हैं? विष्णु हमेशा यंग दिखते हैं। विष्णु की कभी आपने दाढ़ी मूछ देखी? कभी नहीं देखी होगी। तो वो बिल्कुल क्लीन शेप में रहते हैं, बिल्कुल यंग दिखते हैं। ठीक है, और भगवान जो शिव जी हैं, ठीक है, तो शिव जी भी वैसे दाढ़ी मूछ नहीं रहती है, लेकिन कुछ कुछ उनके रूप ऐसे रहते हैं कि उनमें थोड़ा बहुत दाढ़ी मूछ दिखाया गया है, लेकिन उनकी दाढ़ी काली नहीं रहती है, सॉरी, उनकी दाढ़ी सफ़ेद नहीं रहती है, उनकी दाढ़ी रहती है काली। तो जो उम्र में सबसे बड़ा होगा वो हो जाएगा ब्रह्मा, छायावाद का ब्रह्मा। जो उसके बाद होगा वो छायावाद का महेश, और जो सबसे यंग होगा वो छायावाद का विष्णु। तो सबसे उम्र में बड़ा कौन है इन तीनों में? ये है जयशंकर प्रसाद। तो देखो ना, 1889 में इनका जन्म होता है। फिर है उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें हम छायावाद का महेश बोलते हैं, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1899 में होते हैं। ठीक है, इनका जन्म 1898 या 1899, दो जगह कन्फ्यूज़न है इसमें, तो वैसे 1899 ही इसको याद रख लेना। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी सुमित्रानंदन पंत जी। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म होता है 1900 में। तो इसको ना इस तरीके से याद किया करो। अब जो अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिखने में तो आपको बहुत छोटा सा पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये ध्यान रख लेना कि ये जो ये जो जयशंकर प्रसाद थे, ये क्या थे? ये मूलतः एक कवि थे। हालांकि इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हुई है, कहानियाँ भी लिखी हुई है, लेकिन मूलतः ये क्या थे? मूलतः ये एक कवि थे। इस चीज़ का ध्यान में रख लेना। अब आता है इनका पहला काव्य। तो इनका पहला काव्य है उर्वशी। ठीक है, और इनकी जो पहली छायावादी कविता है वो है झरना। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ है वो आपको पता ही होगा। छायावाद के मतलब जो ये जयशंकर प्रसाद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ है ये इनको बोला जाता है। तो प्रथम छायावादी जो कविता है उसका नाम है झरना। ठीक है, और ये जो झरना कविता है तो इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा गया। क्यों कहा गया प्रथम प्रयोगशाला? क्योंकि ये छायावाद की पहली कविता थी। और इनकी जो अंतिम कविता है जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो है कामायनी। ठीक है, तो कामायनी को हिंदी का ताजमहल कहा किसने? सुमित्रानंदन पंत जी ने। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रख लेना। और एक मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कामायनी पुनर्विचार, याद है? कौन थे वो, कौन रचनाकार थे जिन्होंने जयशंकर प्रसाद की कामायनी पे कुछ पॉइंट ऐड वगैरह करके कामायनी एक पुनर्विचार लिखा था? ठीक है, एक आलोचना करके लिखी थी। तो मैंने पढ़ा रखा है, तो फटाफट उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। आई होप आपको याद होगा, और अपना पार्टिसिपेशन दिखाया करो।
अब है प्रथम कहानी। तो इनकी जो प्रथम कहानी है वो है ग्राम। लेकिन ध्यान में रख लेना, सुमित्रानंद जो पंत जी हैं इनकी भी एक मतलब एक रचना है जो है ग्राम्या। और ये ग्राम्या क्या है? ये कविता है। अगर ग्राम्या कविता आएगा तो वो पंत हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएगा। और अगर ग्राम कहानी आएगा ना तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। अब इनका एक अपूर्ण उपन्यास है, इसका नाम है इरावती। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। अब इन्होंने 2 गीत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये गीत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये एज इट इज़ एनसीईआरटी में मेंशन है। तो एक है कार्नेलिया का गीत और एक है देवसेना का गीत। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या किया है, इन्होंने ना नाटकों की रचना भी की है। तो जो कार्नेलिया का गीत है वो लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से, और जो देवसेना का गीत है वो लिया गया है स्कंदगुप्त नाटक से। अब आते हैं इनकी कविता संग्रह पर, जो इनकी कविताएं हैं। तो कविताओं को कैसे याद करना है स्टोरी से वो देखते हैं। तो स्टोरी ये है कि जयशंकर प्रसाद को चित्राधार पहाड़ी पर, ठीक है, पहाड़ी का नाम क्या है? चित्राधार। तो जयशंकर प्रसाद को चित्राधार पहाड़ी पर उर्वशी तथा कामायनी ने कानन कुसुम की प्रेम कथा सुनाई। तो 2 बंदियां थी, मतलब 2 लड़कियां थी, एक का नाम था उर्वशी और एक का नाम था कामायनी। तो इन दोनों ने क्या किया, जयशंकर प्रसाद को चित्राधार पहाड़ी पर कानन कुसुम की प्रेम कथा सुनाई। कानन कुसुम मतलब कपल का नाम था। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो कहानी जब प्रसाद ने सुनी, जयशंकर प्रसाद जी ने, तो इनकी आँखों से ये सब सुनकर आंसू का झरना बहने लगा। तो जब उन्होंने ये कहानी सुनी, मतलब कहानी इतनी ज़्यादा करुणामयी कहानी थी, हृदय विदारक कहानी थी कि इनकी आंखों का जो झरना है वो बहने लग गया। तो जब आंखों से आंसू आते हैं ना, तो अब कंटिन्यू अगर आ रहे हैं तो वो झरने की तरह होगा ना। और उनके मन में, किनके मन में? जयशंकर प्रसाद के, उनके मन में दुख की एक लहर दौड़ पड़ी। किसकी लहर दौड़ पड़ी? तो दुख की एक लहर दौड़ पड़ी। तो ये इनकी कविताएं हो जाएंगी। क्या बोला मैंने बोला जयशंकर प्रसाद को चित्रधार पहाड़ी पर उर्वशी तथा कामायनी ने कानन कुसुम की एक प्रेम कथा सुनाई, जिसे सुनने के बाद प्रसाद की आंखों से आंसू का झरना बहने लगा और उनके मन में दुख की लहर दौड़ पड़ी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो जयशंकर प्रसाद की इसमें जो रचना है वो हो जाएगी पहली चित्राधार। तो चित्राधार पहाड़ी पर सुनाई थी ना, तो पहली रचना क्या हो जाएगी? पहली रचना हो जाएगी इनकी चित्राधार। तो प्रश्न आएगा कि चित्राधार किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। और अगर ऐसा आता है ना प्रश्न कि चित्राधार जो रचना है ना जयशंकर प्रसाद की, वो किस प्रकार की रचना है, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कविता। और ये जो स्टोरी सुनाई थी, ये किसने सुनाई थी चित्राधार पहाड़ी पर? ये सुनाई थी उर्वशी और कामायनी ने। तो प्रश्न आएगा कि उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी हो जाएगी किसकी रचना? ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। और कामायनी भी किसकी रचना है? ये भी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। और किसकी स्टोरी थी वो? मतलब स्टोरी तो थी ना, वो प्रेम कथा थी, किसकी थी? वो थी कानन कुसुम की। तो प्रश्न आएगा कि कानन कुसुम किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। अब है प्रेम कथा। तो प्रेम कथा से हमें क्या याद रखना है? प्रेम कथा से हमें याद रखना है प्रेम पथिक। तो प्रश्न आएगा कि प्रेम पथिक किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेम कथा और प्रेम पथिक, प्रेम दोनों में आ रहा है तो मिलता जुलता है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और प्रेम जैसे ही आप देखोगे तो आपका आंसर सीधा प्रेम पथिक की तरफ जाएगा। तो जब प्रसाद ने ये सब सुना तो उनकी आंखों से क्या? आंसू का झरना बहने लगा। तो किसका झरना? आंसू का झरना। अब यहाँ पे आंसू का झरना एक रचना नहीं है, अलग अलग रचना है। तो एक रचना है आंसू और दूसरी रचना है झरना। तो ये दोनों जयशंकर प्रसाद की क्या है? कविताएं। तो इस स्टोरी में जो भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी रचनाएं क्या है? वो है कविता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो प्रश्न आएगा कि आंसू किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी और झरना भी इनकी रचना हो जाएगी। और अगर आप आंसू का झरना, अगर आपको इतना भी याद रहेगा ना कि जयशंकर प्रसाद की आंखों से आंसू का झरना बहा, तो बस आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आंसू और झरना तो दोनों आ रहा है ना इसमें। उसके बाद क्या हुआ कि जब जब इनकी आंखों से आंसू का झरना बहने लगा और इनके मन में क्या हुआ? इनके मन में दुख की एक लहर दौड़ पड़ी। तो क्या दौड़ी? दुख की लहर दौड़ पड़ी। तो क्या दौड़ी? लहर दौड़ पड़ी। तो लहर किसके मन में दौड़ी थी? जयशंकर प्रसाद की। तो लहर किसकी रचना हो जाएगी? ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की रचना। और ये क्या है? ये एक काव्य संग्रह है। अब आते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, ये नाटककार भी थे। तो जयशंकर प्रसाद, स्टोरी है कि जयशंकर प्रसाद टीवी पर एक नाटक देख रहे थे। तो भाई नाटक कहाँ देखते हैं हम? नाटक हम टीवी पे देखते हैं। तो यहाँ पे नाटक आ गया स्टोरी में, तो इसलिए जितनी भी रचनाएं इसमें होंगी ये नाटक हो जाएंगे। तो जयशंकर प्रसाद टीवी पर एक नाटक देख रहे थे जिसमें अजातशत्रु, चंद्रगुप्त तथा स्कंदगुप्त तीनों राजश्री और ध्रुव स्वामिनी। तो ये अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये आपने सुना होगा कि हिस्ट्री में ये राजाओं के नाम थे, ठीक है। तो ये राजा थे। अब ये लड़ाई लड़ रहे थे आपस में, किसके लिए? एक थी राजश्री
और एक थी ध्रुव स्वामिनी। तो इनमें क्या हुआ कि इन दोनों को जीतने के लिए, जैसे पहले स्वयंवर होता था ना, शादी करनी होती थी तो स्वयंवर करते थे, तो स्वयंवर में इनको जीतने के लिए इन तीनों ने आपस में लड़ाई कर दी। किसने? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ने। राजा थे तीनों के तीनों, तो ये लड़ गए कि एक ने कहा मैं विवाह करूंगा इससे, दूसरे ने कहा मैं विवाह करूंगा। तो वही लिखा हुआ, जयशंकर प्रसाद टीवी पर एक नाटक देख रहे थे जिसमें अजातशत्रु, चंद्रगुप्त तथा स्कंदगुप्त तीनों राजश्री तथा ध्रुव स्वामिनी से विवाह करने के लिए युद्ध कर रहे थे। ठीक है, तो वो स्टोरी वहाँ पे चल रही थी टीवी पर। तो इसमें रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो एक हो जाएगी इसमें अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु क्या है? ये नाटक है। तो ये टीवी में नाटक देखते टाइम चल रहा था ना ये सिनेरियो कि अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त तीनों आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उनको ध्रुव स्वामिनी और राजश्री से विवाह करना था। दूसरा हो जाएगा चंद्रगुप्त, तीसरा हो जाएगा स्कंदगुप्त, चौथा हो जाएगा राजश्री और पांचवा हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। तो ये पांचों क्या है? ये पांचों इनके नाटक है। अब आते हैं आगे इनके उपन्यास पर। तो इनके उपन्यास की जो स्टोरी है वो सुनो। तो उपन्यास की स्टोरी ऐसा है कि एक बार उपन्यास पढ़ते समय जयशंकर प्रसाद ने इरावती, ठीक है, मानवत इरावती लड़की का नाम है, इरावती के कंकाल पर तितली को बैठा देखा। तो जो इरावती है वो किसी लड़की का नाम है, और इरावती ऐसी है कि मतलब उसकी डेथ हो गई है, वो मर गई है, तो उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। तो अब बॉडी से जो मांस है वो तो पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब क्या फंजर बचा हुआ, फंजर मतलब अब सिर्फ स्कल, वो जो हड्डियाँ वड्डियाँ बची हुई, कंकाल है वो बचा हुआ। तो जयशंकर प्रसाद देखते हैं कि उसकी जो कंकाल है ना उस पर एक तितली बैठ जाती है। बस इतना पढ़ना है कि जयशंकर प्रसाद ने इरावती के कंकाल पर तितली को बैठा देखा। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों इनके उपन्यास है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख लेना कि ये तीनों क्या है? ये उपन्यास है। अब पहला क्या है इसमें? इरावती है। तो इरावती किसका उपन्यास हो जाएगा? ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। और इरावती क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। इरावती क्या है? इरावती एक अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। दूसरा है कंकाल, कंकाल भी किसका उपन्यास हो जाएगा? ये भी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। और तीसरा है तितली, तो तितली किसका उपन्यास है? ये भी जयशंकर प्रसाद का है। तो यहाँ पे ये हो गए इनके उपन्यास। अब जयशंकर प्रसाद ने कहानियाँ भी लिखी है कुछ, तो कहानियों को देखते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, कविता है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। तो अगर एक बार में क्लियर नहीं होता तो एक बार दोबारा सुन लो, ये आराम से क्लियर हो जाएगा। कहानी ऐसी है कि एक दिन सपने में जयशंकर प्रसाद, ठीक है, एक दिन सपने में जयशंकर प्रसाद अपने ग्राम में, बोलते नहीं कोई अपने गांव में जा रखा था, वहाँ पे सपना देखा, तो हम गांव नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या? ग्राम में। तो एक दिन सपने में जयशंकर प्रसाद अपने ग्राम में कहानी पढ़ रहे थे, तभी आकाश में इंद्रजाल छाया। देखो जब कभी आप, जैसे आप इमेजिन करो कि वो स्टोरी पढ़ रहे हैं अपने गांव में, अपने गांव नहीं अपने ग्राम में, ठीक है, हम ग्राम बोलेंगे। तभी क्या हुआ कि आकाश में इंद्रजाल छाया। आकाश मतलब आसमान में, इंद्रजाल मतलब बोलते नहीं कि भगवान इंद्र क्या वर्षा के देवता होते हैं, तो इंद्रजाल मतलब ये मान के चलो कि बादलों, घने बादल छा गए, तो बादलों को हम यहाँ पे इंद्रजाल बोल सकते हैं। ठीक है, इंद्र ने जाल बुन लिया क्योंकि वो बारिश के देवता हैं इंद्रदेव। आकाश में इंद्रजाल छाया और तेज आंधी चलने लगी। तो जब आपने देखा होगा कि बारिश आने वाली होती है, काले काले बादल आते हैं, तो आंधी हवा हुआ भी बहुत तेज चलती है, तो ये सब होने लगा उस टाइम पे। तभी प्रसाद ने आकाश से अपनी प्रतिध्वनि सुनी। तो स्टोरी क्या है? एक दिन सपने में, या फिर ऐसा कर लो कि एक दिन गांव में, एक दिन जयशंकर प्रसाद अपने ग्राम में कहानी पढ़ रहे थे, तभी आकाश में इंद्रजाल छाया और तेज आंधी चलने लगी। प्रसाद ने तभी आकाश से अपनी प्रतिध्वनि सुनी और उनकी नींद खुल गई। अब इसमें रचनाएं क्या है? अब इसमें मैं आपको रचनाएं बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें रचनाएं हैं, देखो, एक दिन सपने में जयशंकर प्रसाद ग्राम में कहानी पढ़ रहे थे, तो ये हो जाएगा ग्राम। तो पहली रचना हो जाएगी ग्राम। तो ग्राम क्या है? ग्राम कहानी हो जाएगी। क्यों? कहानी पढ़ रहे थे ना गांव में, ग्राम में कहानी पढ़ रहे थे, इसलिए इसमें जितनी भी रचनाएं आएंगी वो सारी की सारी कहानी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है तभी आकाश में। ठीक है, तो यहाँ पे आकाश से हमें क्या याद रखना है? आकाश से हमें याद रखना है यहाँ पे आकाशदीप। और इससे पहले एक और रचनाकार हैं, वो मैं करा चुका हूँ, और मैंने उनमें भी ये बता रखा कि उनकी भी एक रचना थी आकाश। तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिखो कि कौन ऐसी रचनाकार है जिनकी रचना आकाश है। मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को। ठीक है, थोड़ा यार इतना तो कर ही सकते हो। अब उसके बाद क्या है? तो आकाश में तभी इंद्रजाल छाया। तो इंद्रजाल से क्या हो जाएगा? इंद्रजाल इनकी रचना हो जाएगी। और कैसी रचना? कहानी है। और दूसरा क्या है? छाया। इंद्रजाल छाया हम अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक है, इंद्रजाल छाया एक साथ नहीं है। आकाश में तभी क्या होता है? इंद्रजाल छाया। तो एक रचना हो जाएगी इनकी, एक कहानी हो जाएगी इंद्रजाल, और एक कहानी हो जाएगी छाया। और तेज आंधी चलने लगी। क्या चलने लगी? आंधी चलने लगी तेज। तो प्रश्न आएगा कि आंधी किसकी कहानी हो जाएगी? ये भी है जयशंकर प्रसाद की। तो तभी इन्होंने आकाश से अपनी प्रतिध्वनि सुनी। तो प्रश्न आएगा कि प्रतिध्वनि किसकी कहानी हो जाएगी? ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, और उनकी नींद खुल गई। अब हैं दो इनके निबंध हैं छोटे छोटे, एक है इनका काव्य और कला और दूसरा है अन्य निबंध। तो ये इनके निबंध है, इसको ध्यान में रख लेना।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक ज़रूर किया करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें।